बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले मेरी आपसे 10 बस्ता माजरत। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था कि एक इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से आपको बताऊंगा। सच्ची बात यह है, एक तो जहन से भी निकल गया और दूसरा बाद में मैंने देखा कि वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। ये मुलाकात कहाँ हुई, किन दो अहम शख्सियात के माबैन हुई, इस मुलाकात के लिए सहूलत कारी किसने की और इसकी क्या ताज़ा तरीन खबरें हैं। लेकिन उससे पहले अब एक मामला चल रहा है। हुकूमत ये समझती है कि वो आइन के आर्टिकल 191 यानी 191 के तहत जो अदलिया के जो मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, सौबदीदी हैं, ये दूसरे भी हैं, उनको रीविजिट करे और पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती कायम करे आइन और कानून पर, और इस बात को यकीनी बनाए कि अदालतें जो हैं वो पार्लिमानी उमूर में मुदाखलत ना करें, ना सिर्फ अदालतें बल्कि दीगर अदारे भी। खैर, ये तो जब होगा सो होगा। लेकिन मेरी इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से एक दरख्वास्त होगी कि जब आप आइन के आर्टिकल 191 पर रिविजिट करें, इसकी जांच पड़ताल करें, कानूनी माहिरीन से इस पर माहिराना राय हासिल करें, तो एक और गुजारिश है कि आप पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील करें, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स का नाम तब्दील करें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को आप फेडरल कोर्ट बनाएं। फेडरल कोर्ट पूरी दुनिया में होती है, वफाकी अदालत। बात समझ आ गई होगी। इसी तरह जो सूबों में कायम अदालतें हैं उनका आप नाम रखें प्रोविंशियल कोर्ट, केपीके, सूबाई अदालत। सूबाई असेंबली हो सकती है तो सूबाई अदालत क्यों नहीं हो सकती? कौमी असेंबली हो सकती है तो फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है, तो फेडरल अदालत क्यों नहीं हो सकती? मैं इस पर आता हूं। इसी तरह पंजाब की जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, उसको नाम दें प्रोविंशियल कोर्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इसी तरह प्रोविंसेस का नाम देके इसको फेडरल कर दें। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल कोर्ट जीबी। आज़ाद कश्मीर एक अलग मामला है, जो मर्जी है उसका नाम रखें। अब आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान में एक अदालत है जिसका नाम है शरई अदालत। उसको हम कहते हैं वफाकी शरई अदालत, फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट हम कह सकते हैं, हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो उसको हम अदालत उज़्मा कहें। ये एक मक्खी जो है वो क्या है, वो इंडियन अदाकार जो कहता है कि एक मच्छर, तो हमारे यहाँ जो एक मक्खी, एक ही मक्खी है लेकिन वो तंग करती है 12। तो जो वफाकी शरई अदालत है उसको नाम देना चाहिए कि शरई अदालत उज़्मा। शरई एतबार से तो उसको उज़्मा होना चाहिए, उसको सुप्रीम होना चाहिए। हमने खामखा फेडरल अदालत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम तो अल्लाह की ज़ात है, फिर उसके बाद शरीयत है। खैर, आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। अब मुझे ये बताएं, कितने लोग जानते हैं, दिल पर हाथ रख के, गूगल किए बगैर, सर्च किए बगैर, पाकिस्तान के फेडरल शरीयत कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका नाम क्या है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी है, उनके नाम क्या हैं? वो इसलिए कि वो वेले बैठे हुए हैं, ना उनको कवरेज मिलती है, ना उनके पास कोई इख्तियार है नाम के लिए। नाम आप देखें तो फेडरल शरीयत कोर्ट है। इसी तरह इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल। मुझे आप जरा नाम बता दीजिए, कितने लोगों को नाम मालूम है कि उसके जो चेयरमैन है वो कौन है? ये हमारी बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में लोगों को अपने आर्मी चीफ का पता ही नहीं होता कि कौन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोर कमांडरों के नाम भी हम सबको मालूम होते हैं, अजबर होते हैं। 10 कोर में कौन है, रावलपिंडी कोर में कौन है, गुजरांवाला कोर का कोर कमांडर कौन सा है, लाहौर में कोर कमांडर कौन है, सदर्न कमांड किसके पास है, कराची में कौन है, क्वेटा कोर कमांडर कौन है, DGISI कौन है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कौन है, एडजुटेंट जनरल कौन है, DGMO मिलिट्री ऑपरेशन कौन है। यानी हमें सब कुछ अजबर होता है। वैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तमाम लोग किसी न किसी वजह से खबरों में रहते हैं।
पाकिस्तान की अदालतों में जो सीनियर, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसमें 17 जजेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम को 4-5 जजेस का नाम पता होता है, चीफ जस्टिस समेत, क्योंकि उन्हीं 4-5 जजेस के बेंच बनते हैं, उन्हीं के टिकर्स चलते हैं, उन्हीं की खबरें चलती हैं और वही लाइमलाइट में रहते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम हमें इसलिए मालूम है कि उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया साबिक वज़ीर आज़म के दौर में, और उनकी जिस तरह उनकी और उनकी अहलिया की जिस तरह तजलील की गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, वो सब तारीख का हिस्सा है। तो ये एक बड़ा चुपता हुआ ही सही, लेकिन एक सवाल है, बतौर शहरी हम ये सवाल कर सकते हैं कि जनाब ऐसा क्यों है जिसको उज़्मा कहना चाहिए, अदालत उज़्मा। पहले तो खैर उज़्मा, आलिया, पहले भी मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, दीवानी, हमारी अदालतों के नाम देखें, फिर ऐसे ही वहाँ से चीज़ें भी आती हैं, फैसले भी सामने आते हैं। अब आते हैं संजीदा, खैर पहली भी बात बहुत संजीदा थी, लेकिन चले वो खबर जो पहली वीडियो में मैं मिस कर गया था 7 गलती से, वो ये है कि जनाब खबरें ये गर्म हैं कि आसिफ अली जरदारी, आप सबके इल्म है कि वो दुबई में 2-3 रोज पहले वो दुबई गए। अचानक रात को उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और निजी प्रवास से, गैर मुल्की प्रवास से वो दुबई चले गए। उस वक्त बहुत से हमारे यार दोस्तों ने वावेला किया मीडिया पर कि जी आसिफ अली जरदारी मुल्क से फरार, और वो जो एक चैनल है खास तौर पर दो हैं, उन्होंने कहा जी आसिफ अली जरदारी मुल्क से फरार हो गए। बाद में पता ये चला कि जनाब उनके नवासे की पहली सालगिरह है और बख्तावर ने अपने वालिद आसिफ अली जरदारी से ये दरख्वास्त की, और आसिफ अली जरदारी की भी ये ख्वाहिश थी कि वो अपने नवासे की पहली सालगिरह पर दुबई में मौजूद हों और वहाँ वो सालगिरह की खुशियाँ मनाएं। वैसे भी इस खानदान के हिस्से में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम है, और जब खुशी किसी की पास आए तो उसको भरपूर तरीके से मनाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी औलाद उनकी गोद में खेलती है, तो ये तो अच्छी बात है। अब बदकिस्मत तो वो लोग हैं जिनकी अपनी औलाद 4-4, 5-5 साल उनको मिलने के लिए नहीं आती, या मिलना चाहती नहीं, या उनसे दूर रहती है किसी भी वजह से। वो लोग बदकिस्मत होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो। पाकिस्तान में मैं ऐसे बेशुमार बदकिस्मत लोगों को जानता हूं जिनकी औलादें उनको पहले ज़माने में ख़त लिखा करते थे, जब हम लोग बाहर थे, ज़माना तालिब इल्मी में मुल्क से दूर थे, तो ख़त लिखते थे और बाकायदा ख़त का इंतज़ार किया जाता था कि इधर से वालिदैन का ख़त, बहन भाइयों का ख़त आएगा, उधर से हमारे ख़त व किताबत का सिलसिला। आजकल तो ईमेल, व्हाट्सएप, स्काइप कॉल, पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बदकिस्मत औलादें ना अपने वालिदैन से रब्ता करती हैं और ना वो अपने वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर अलबत्ता खबर ये गर्म है कि आसिफ अली जरदारी से एक इंतहाई अहम शख्सियत ने दुबई में मुलाकात की। अब इसका वेन्यू आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ, जहन में सवाल तो आता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी से दुबई में अहम शख्सियत की मुलाकात क्यों? अगर कोई अहम शख्सियत मुलाकात करना चाहे तो वो पाकिस्तान में भी कर सकती थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में आप मीडिया की नज़रों में होते हैं, आप दुबई के किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल के किसी स्वीट में या एमिरेट्स हिल के किसी विला में एक शख्सियत काले शीशों के साथ आती है, गाड़ी खड़ी करती है आसिफ अली जरदारी के घर के कंपाउंड में, तो वहां तो वैसे भी जब आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो ये लोग वहां पर मौजूद हों तो एमिरेट्स हिल में इनके घर के आसपास और घर के अंदर और बाहर मेला लगा होता है, तो किसी को गुमान भी नहीं हुआ होगा कि जी ये तो रूटीन की बात है, जी इस तरह की बड़ी गाड़ियां आती हैं तो बड़ी गाड़ी गई होगी, वहां पे मुलाकात हुई होगी। लेकिन असल बात क्या है? असल बात कि जी इस मुलाकात का मकसद क्या था? क्या आसिफ अली जरदारी को कबल अज वक्त अक्टूबर में इंतखाबात के लिए राजी करना था, या आसिफ अली जरदारी को इस बात पर आमादा करना था कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किसी भी तरीके से इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इल्हाक कर लें, अलायंस कर लें, इंतखाबी अलायंस, सिंध में सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो इसके लिए राह हमवार की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में एक साजिशी थ्योरी पनप रही है
पनप रही है। पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, बहुत से नामवर सहाफी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार पहले भी आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया गया था कि जनाब आपका और तहरीक इंसाफ का पैचअप करवाते हैं, नवाज शरीफ को, उनकी जमात को पाकिस्तान की सियासत से आउट करते हैं। लेकिन होगा क्या, 2/3 अक्सरियत से आए, 18वीं आईनी तरमीम का खात्मा करें, मुल्क को सदारती निज़ाम की तरफ लेकर जाएं। और आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान, तल्लुक उनका शायद कर्क से, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, लेकिन वो लाहौर में सेटल्ड है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था सदारती निज़ाम की हमायत में कि जनाब ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये बोसीदा है, ये वही जनरल तारिक हैं जिनको वो अमरीकी साजिशी खत के हवाले से इमरान खान ने जाने से 3, 4 या 5 दिन पहले एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन का चेयरमैन सरबराह मुकर्रर किया था इन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को। और बाद में मुख्तलिफ हवालों से दबाव आने के बाद, मुमकिन है इदारों की तरफ से दबाव आया हो, तो जनरल तारिक ने रिफ्यूज कर दिया था। ये वही जनरल तारिक है। और अब ये जो आसिफ अली जरदारी के साथ इस मुबैना मुलाकात की जो बातें की जा रही हैं, ये इसी हवाले से हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी जब दुबई से वापस आएंगे, उनका रवैया देखकर, मीडिया से उनकी गुफ्तगू, प्रेस टॉक, कोई भी सूरत हाल, उनकी पार्टी का इजलास, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आसिफ अली जरदारी की अब टोन एंड टेनर जैसे हम कहते हैं वो क्या है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आसिफ अली जरदारी की सोच क्या है। कबल वक्त इंतखाबात हैं या वो इस हुकूमत का दामे दरमे सुखने साथ देंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि इस हुकूमत के साथ जितने भी इत्तेहादी हैं वो आसिफ अली जरदारी की कोशिशों और काविशों की वजह से इस हुकूमत में आए। और वो इत्तेहादी अपने मुंह से कहते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसके अलावा शाहजैन बुगटी हैं, इसके अलावा वो जो एक और साहब हैं मक्सी साहब, खालिद मक्सी हैं, असलम भूतानी हैं। तो ये 7-8 जो अरकान हैं, ये आसिफ अली जरदारी, और फिर MQM भी इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी है। तो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में जो कुर्बानी दी है कि गवर्नरशिप आपको देंगे, मेयर आपका होगा, आपकी मर्जी के बलदियाती इंतखाबात होंगे, तो इस वक्त जो आप ये समझ लें कि जो इंजन की चाबी है वो आसिफ अली जरदारी के पास है। एंड हैंस पावर्स दैट बी अप्रोच मिस्टर आसिफ अली जरदारी, जिन्हें मैं डॉक्टर आसिफ अली जरदारी कहता हूँ। आने वाले दिनों में देखिएगा, इंतजार कीजिए और देखिएगा कि ये ऊंट अब किस करवट बैठता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।